Hello students, welcome to Future Scholars. Today we are going to start a very new chapter, Journey Inside the Atom, Class 9th Chemistry. So बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे दैट इज व्हाट इज एन एटम. एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट. तो आपका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो एलिमेंट्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं एटम्स दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. और जो एटम्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो रिटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती. 90th सेंचुरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने रिवील किया था कि जो एटम्स है उसका भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है और वो भी बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है. सो एटम्स भी कुछ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है. ये डिस्कवरी जो है, इससे पता लगा हमें मैटर के बारे में. सो सारे मैटर जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस है वो किसके बने हैं? वो सब एटम्स के बने हैं. ओके. और जो आपकी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर रफली 7 × 10⁻27 एटम्स होते हैं. सो एटम्स बेसिकली इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट. कोई भी चीज किससे बनी है? एटम से बनी. अब ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम्स के अंदर आते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज योर न्यूट्रॉन. सो इनके अलग अलग साइंटिस्ट ने इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेज में इनकी डिस्कवरी करी थी. सो अब हम इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी स्टडी करते हैं. सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने 1897 के अंदर. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था. क्या है? व्हाट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट? लेट्स स्टडी. सो 1897 जे थॉमसन ने स्टडी किया द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट different of gases at a very low pressure. He used glass tube with 2 electrodes and applied a high voltage. So J.J. Thomson ने इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके और गैसेस का यूज करके एट अ वेरी लो प्रेशर ये एक एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी. कैसे हुई थी? कि इन्होंने ये ग्लास की ट्यूब ली थी और इस ग्लास की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए थे और ये आपका इलेक्ट्रोड था जिस पे था नेगेटिव साइन और ये वाला आपका इलेक्ट्रोड था जिस पे था पॉजिटिव साइन. नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं एनोड. तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स इन्होंने इस ग्लास ट्यूब के अंदर लगाई और इन दोनों इलेक्ट्रोड को इन्होंने हाई वोल्टेज पावर के साथ क्या कर दिया? सप्लाई करा. यानी इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई हो रही है. ओके. अब इन्होंने क्या किया? इसके अंदर फिल करी गैस और वो गैस जो थी वो कैसी थी? उस गैस का जो प्रेशर था वो क्या था? बहुत ही लो था, वेरी लो. सो ये 2 कंडीशन थी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर. फर्स्ट वन की जो गैसेस इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर जो भी हम डाल रहे हैं वो गैस जो है वो लो प्रेशर पे होनी चाहिए और यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोड्स को जो करंट पास किया है वो हाई वोल्टेज पे होना चाहिए. सो ये 2 कंडीशन थी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर. अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि रेज जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम कैथोड यानी नेगेटिव टू एनोड मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स. सो यहाँ से कुछ रेज जो है यानी ये जो आपकी आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ से पॉजिटिव की तरफ कुछ रेज जो है वो मूव कर रही थी एंड दीज वर कॉल्ड कैथोड रे. इनका नाम इन्होंने क्या दिया? कैथोड रे नाम दिया. क्यों नाम दिया कैथोड रेज? क्योंकि जो रेज निकल रही थी वो कहाँ से निकल रही थी? कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से निकल रही थी. और इन कैथोड रे को स्टडी करते हुए इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज किया. अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड्स भी यूज करी और मैग्नेटिक फील्ड्स भी यूज करी. He concluded that streams of negatively charged particle with much smaller mass than atoms and these particles were later called electrons. So इनकी कोई कंडीशंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स की. लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इसके आसपास लगा दूं या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो है मूव करेगा या फिर उससे दूर होगा. तो ये तो आप आगे फर्दर क्लासेस में ही पढ़ोगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है. तो जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया तो इन्होंने
ऑब्जर्व किया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो यहाँ कैथोड से निकल रहे हैं और इनका जो मास है वो एटम से भी क्या है, छोटा है। और इन पार्टिकल्स का नाम क्या दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो रहे थे फ्रॉम एटम्स एंड इंडिकेटिंग दैट एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ से इन्होंने बताया कि एटम्स जो है वो भी स्मॉलर, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर सबसे पहली डिस्कवरी किसकी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन्स की हो गई थी। It was found that nature of cathode ray was independent of the material of cathode and the gas filled in the cathode ray tube. और कैथोड रे जो यहाँ से निकल रही थी वो जो आपका मटेरियल था कैथोड का, कोई भी ये जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह थे इनका जो मटेरियल था उसके ऊपर, और जो गैस हमने इस ट्यूब के अंदर फिल करी थी, इन दोनों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। It showed that electrons are fundamental components of all atoms present in every element. Component है आपका एटम्स का जो है इलेक्ट्रॉन्स, और हर एलिमेंट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इस पे जो चार्ज होता है दैट इज -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन का। सो ये था आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। छोटी सी समरी इसकी ये है कि आपका ये ग्लास ट्यूब था, ग्लास ट्यूब के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, उस इलेक्ट्रोड्स को हमने हाई वोल्टेज से सप्लाई कर दिया, इसके अंदर हमने गैस फिल करी जिसका प्रेशर क्या था, लो। अब जैसे ही हमने करंट इसके अंदर जनरेट किया तो कुछ इलेक्ट्रोड की जो रेज है वो कैथोड से निकल रही थी, और जब इसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के यूज किया तो इन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो कैथोड से निकल रहे हैं, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम इन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। सो ये था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज योर प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। सो रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसको हम आगे स्टडी करेंगे जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे। सो बस आप अभी इतना याद रखो कि प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। थर्ड वन इज अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने इन 1932। और न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया था कि न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके अर्ली मॉडल्स। क्या क्या मॉडल्स थे, क्या क्या कैसे कैसे जो है आपके साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए थे, अब हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1803 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी जॉन डाल्टन ने। इन्होंने बताया था कि सारे मैटर किसके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ टिनी इनडिविजिबल एटम्स। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम, इनका ये कहना था। हिज थ्योरी स्टेटेड दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अगर अगर आपके एलिमेंट्स जो है वो सेम है तो उन एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स है वो कैसे होंगे, वो भी आइडेंटिकल होंगे। और केमिकल रिएक्शन रीअरेंज एटम्स बट नेवर क्रिएट और डिस्ट्रॉय देम। बट अगर उस एलिमेंट्स के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन जो है वो एटम्स को रीअरेंज कर देगी, बट एटम्स जो है वो ना तो कभी क्रिएट होंगे और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी और इनडिविजिबल एटम्स। सेकेंड वन की सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अगर सेम एलिमेंट्स है उनके अंदर एटम्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे, और एटम्स जो है वो नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ओनली दे कैन अरेंज विद ईच अदर। सो ये 3 पॉइंट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। इसकी लिमिटेशन थी कि डाल्टन ने एज्यूम कर लिया था कि एटम्स जो है वो सॉलिड है और इंडिविजिबल है, बट लेटर इट वॉज डिसअप्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो है वो सॉलिड है ये बताया था डाल्टन ने, और इनडिविजिबल है मतलब ये डिवाइड नहीं होते। बट आगे जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर ली थी, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो ये जो है इससे ये जो आपकी थ्योरी थी ये क्या हो गई थी, डिसप्रूव्ड हो गई थी। सेकेंड इज योर थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। 1904 के अंदर थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल बताया था। सो आफ्टर डिस्कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, थॉमसन ने प्रपोज किया कि जो एटम है वो स्फीयर है ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी ये अगर इस डायग्राम में देखो तो ये जो रेड पोर्शन है ये आपका पूरा एटम है,
और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर एम्बेडेड है थ्रू आउट, लाइक अ रेजिंग इन अ पुडिंग। पुडिंग के अंदर जैसे जो किशमिश होता है वो डले हुए हो गए, तो जो आपके रेजिन्स है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गए, और जो आपकी पुडिंग है वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये बताया था थॉमसन ने। थॉमसन का मॉडल जो था वो बहुत ही सिंपल था, और इन्होंने बताया था कि जो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ये बताया था थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड है इनसाइड द पॉजिटिव सूप, बट लिमिटेशन ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लेटर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट दिया था आगे, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये इनकी लिमिटेशन हो गई थी, जिससे कि इनका ये वाला मॉडल भी डिसअप्रूव्ड हो गया था। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। सो हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटॉन डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड शीट में एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फायर्ड किया। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? आपने ये एलिमेंट सुना होगा, हीलियम। हीलियम के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। उन्होंने थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल पर ये अल्फा पार्टिकल्स फायर करे। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट पास्ड स्ट्रेट थ्रू, बहुत सारे बिल्कुल सीधे चले गए। सम वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, कुछ लार्ज एंगल्स पर डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट कर गए, और कुछ वेरी फ्यू बाउंस बैक एंटायरली, मतलब कंप्लीटली बाउंस बैक होके आ गए। लाइक अगर वो इस तरीके से जा रहे हैं तो वो वापस से बाउंस बैक होके आ गए। सो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी अगर ये आपका एटम है और इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है, खाली, इस वजह से जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे हो गए, वो सीधे के सीधे निकल गए। फर्स्ट कंक्लूजन इन्होंने ये दिया। सेकंड दिया कि पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो कंसंट्रेटेड है इन अ टिनी न्यूक्लियस, एक छोटा सा न्यूक्लियस है एटम के अंदर, वहीं पर सारे पॉजिटिव चार्ज और आपका जो मास है वो कंसंट्रेटेड है। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर था कि फ्यू वर बाउंस्ड बैक एंटायरली। देखो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कैसा है, आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर आ रहा होगा और अगर इस वाले पॉजिटिव से वो टकराया तो वो वापस से एंटायरली डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस से बाउंस बैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो अगर इन्होंने 2000 अल्फा पार्टिकल्स जो है वो फायर्ड करे थे, तो उनमें से एक ऐसा था अल्फा पार्टिकल जो वापस से बाउंस बैक होके आ गया था। अब यहाँ पर ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का। इसमें देखो कि ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है ये स्मॉल एंगल से यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ पर लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे जो है वो सीधे के सीधे ऐसे निकल रहे हैं। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, और ये बीच में ये सारे एटम्स हैं, ये वाले ये सारे एटम्स हैं, और ये जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हो ये आपके न्यूक्लियस। ओके, अब यहाँ पर इसके लिमिटेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेशन में जो रदरफोर्ड मॉडल है, दे कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिड नॉट लूज एनर्जी एंड स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर गिरते क्यों नहीं, इस चीज को रदरफोर्ड जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो ये यहाँ पर इनकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन में यही था कि हाउ इलेक्ट्रॉन रिमेन इन मोशन विदाउट कोलैप्सिंग इनटू द न्यूक्लियस, इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये इनकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज बोहर मॉडल ऑफ एनर्जी शेल्स। सो जो पहले आपके साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उनकी लिमिटेशन ये थी कि ये अगर आपका एटम है और एटम के अंदर ये आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के सराउंडेड में है इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिरता क्यों नहीं। तो ये जो लिमिटेशन थी ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसको एक्सप्लेन किया था बोहर ने, ये बताते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करता है फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर, यानी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर, और इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
और ये कोई भी एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करते। अगर ये कोई भी एनर्जी रेडिएट करेंगे ही नहीं तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, और अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर नहीं गिरेगा। नाउ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, कि ये ऑर्बिट्स एक्चुअल में क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेसिफिक शेल्स। इनके पास K, L, M, N इस तरीके से शेल्स होते हैं, अलग अलग शेल्स होते हैं, एंड कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन देम। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हर शेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ये है आपका न्यूक्लियस, और मैंने ये बनाया आपका फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल का नाम होगा यहाँ पर K, फिर मैंने बनाया एक और शेल जिसका नाम है L। तो इन शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और हर शेल के पास अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब या फिर एमिट कर सकता है एनर्जी को व्हेन दे जंप बिटवीन द शेल्स। सपोज ये है आपका न्यूक्लियस, ये मैंने बनाया आपका फर्स्ट शेल, ये मैंने बनाया आपका सेकेंड शेल। अगर इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट शेल के अंदर है और उसको सेकेंड शेल के अंदर जाना है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होएगी, यानी वो लो से हाई की तरफ जा रहा है, और हाई से का अगर वो हाई से लो जा रहा है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस आर मोस्ट स्टेबल, यानी ये जो आपका फर्स्ट शेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द हायर वन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में हम एनर्जी शेल्स के अंदर देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल शेल्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम इनर मोस्ट शेल टू आउटर मोस्ट, मतलब सबसे पहले हम अंदर का शेल भरते हैं, उसके बाद बाहर के शेल्स भरेंगे, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर भरे जाते हैं वो गिवन बाय बोहर-बरीज फार्मूला, जो कि है 2n²। इस वाले फार्मूले से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा सकते हैं कि इस शेल के अंदर हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये है आपका फर्स्ट शेल जिसका नाम था K। अब K में जो आपका n की वैल्यू है, n इज़ द शेल नंबर, तो शेल नंबर यहाँ पर n है, तो K जो था वो आपका फर्स्ट शेल था, तो इसका n की वैल्यू कितनी है 1। मैंने n की वैल्यू इस वाले फार्मूले के अंदर पुट करी, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहा है 2, यानी आपको याद रखना है कि K शेल के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सेकेंड शेल इज़ योर K। जब मैंने K की वैल्यू, K शेल के अंदर n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2n² के अंदर जब मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपके 8। ऐसे ही m के अंदर n की वैल्यू कितनी थी 3, और n शेल के अंदर वैल्यू है n की 4, तो इसके थ्रू आपके m के अंदर मैक्सिमम 18 और n के अंदर आपके मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। सो ये आपको याद रखना है K, L, M, N, इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, और ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी K, L, M, N। नाउ व्हाट आर द रूल्स हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। तो फिल द इनर मोस्ट शेल फर्स्ट बिफोर मूविंग आउटवर्ड, सबसे पहले अंदर का शेल फिल करना है। जो आउटर मोस्ट शेल है कैन होल्ड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड टू द लास्ट शेल कैन होल्ड अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड टू द लास्ट शेल मतलब कि ये आपका M की बात कर रहा है, तो M के अंदर हम मैक्सिमम कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल आपका L हो जाएगा और सबसे फर्स्ट वाला आपका K हो जाएगा। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। सो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, ये हमने पढ़ा था। तो एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। तो इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 11 को हम कैसे लिखेंगे, हमें इन शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो आपका K था, K के बाद L, फिर M, और फिर आपका N। तो K के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2, तो K के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। नेक्स्ट योर L के अंदर हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिए
8 एंड 2 और 8 आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, हमें चाहिए 11। सो आपका एक इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा, तो वो किसके अंदर, शेल के अंदर चला जाएगा आपका m के अंदर। सो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है वो हो जाती है 2 8 1। अब हम इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस। ये रैंडमली मूव नहीं करते बट फॉलो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट्स और शेल्स। तीनों के सेम नाम है, चाहे आप शेल्स बोल लो, चाहे ऑर्बिट्स बोल लो, चाहे आप स्टेशनरी स्टेट्स बोल लो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन्हीं सर्कुलर पाथ्स के अंदर फिक्स्ड रहते हैं, ये रैंडमली मूव नहीं करते। एंड ईच शेल an electron has definite amount of energy, so these shells are also called energy levels। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक खुद की एनर्जी होती है और ये एनर्जी जो होती है ये फिक्स्ड होती है, और इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर K, L, M, N, और N की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1 2 3 4। K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दीज अलाउड शेल्स एंड नॉट इन बिटवीन दैम। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, इन्हीं शेल्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे। वाइल मूविंग इन फिक्स्ड शेल इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करते, इस वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते। तो ये चीज़ बोहर ने एक्सप्लेन कर दी थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है दैट इज़ K, N की वैल्यू 1 है, वो सबसे क्लोजेस्ट है न्यूक्लियस के। इस वाली फिगर में आप देखो कि ये आपका ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है, तो आपका जो फर्स्ट शेल है वो है आपका K, और ये सबसे ज़्यादा क्लोज है किसके, न्यूक्लियस के। इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी। एनर्जी जिसकी सबसे कम, स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो उतना ही अनस्टेबल फील करेगा। तो एनर्जी जितनी कम होनी चाहिए उतना बेटर रहता है। द एनर्जी ऑफ दीज लेवल इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ये एनर्जी क्या है, ये इंक्रीज़ करती जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। दैट इज़ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन L शेल यानी n = 2 इज़ मोर देन इलेक्ट्रॉन इन K शेल। तो अगर आपका K शेल है और आपका L है तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, L वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। बट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो K वाला आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। द फार्दर अवे अ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस हायर इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द मेन पॉइंट। An electron can move to another shell by absorbing or releasing a fixed amount of energy equal to the difference between the energy of the two level। ये पॉइंट्स मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर सकते हैं दूसरे शेल्स के अंदर बाय एब्जॉर्बिंग, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर या फिर एनर्जी रिलीज़ कर। वो डिपेंड करेगा कि आप हाई एनर्जी से लो जा रहे हो या फिर लो से हाई जा रहे हो। एंड ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइक K शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L शेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हर शेल जो है वो सर्टेन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट यहाँ पर NCERT के आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि किस तरीके से हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है आपको हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन, पहले आपका K शेल है, K शेल मैंने इस तरीके से बनाया और उसके अंदर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस डॉट से दिखा दिया। सेकंड है आपका हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। सो हीलियम जो है आप उसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो K शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ योर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ऐसी लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, K के अंदर मैक्सिमम 2 जाएंगे। अब हमें चाहिए टोटल 3, तो कितने बचा, 1 ही बचा, तो उसको 1 को हमने किस में डाल दिया, L के अंदर डाल दिया। सो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2, और आपका L के अंदर नेक्स्ट शेल बना के उसके अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। सो 13 को मैं कैसे शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
के अंदर 2 चला गए, एल के अंदर जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 टोटल कितने हो गए 10, बचे कितने 3, तो के एल एम के अंदर मैंने डाल दिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला शेल मैंने के बनाया, के अंदर 1 और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपका एल शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए और एम के अंदर मैंने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। सो ऐसे हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन द शेल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स। सो जॉन डेल्टन एक साइंटिस्ट थे, रियलाइज द नीड फॉर स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। उन्होंने सोचा कि हम कुछ स्टैंडर्ड वेज लेके आते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इन्होंने पिक्टोरियल सिम्बल्स का यूज़ किया था। देखो यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन को इस तरीके से, एक सर्कल है उसके बीच में डॉट है, सल्फ़र के अंदर एक क्रॉस सा बना रखा है, प्लस का साइन है, सिल्वर का एस है, तो इन्होंने कुछ पिक्टोरियल सिम्बल्स का यूज़ किया था कि इन्होंने जॉन डेल्टन ने। बट ये जो है ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो गए थे याद करने में, लर्न करने में, समझने में। तो इन्होंने क्या किया कि मैनी सिम्बल जो थे आर फर्स्ट लेटर और फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। चीज़ों को ईजी बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स जो है वो यूज़ करें। जो फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल है वो ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर, उसमें कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे, और जो सेकंड है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। लाइक आपका जो हाइड्रोजन है उसके लिए हमने एच यूज़ किया, एल्यूमिनियम के लिए हमने कैपिटल ए और स्मॉल एल यूज़ किया, कोबाल्ट के लिए CO यूज़ किया। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो या तो हम फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे या फिर हम फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ करेंगे, वो डिपेंड कर रहा था कि उन्होंने कैसे लिखे। Symbols of some elements are formed from the first letter of name and letter other than the second letter in the name। कुछ ऐसे symbols थे जो कि first letter से बनाए थे and letter other than the second one। Like अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के अंदर बनना चाहिए था कैपिटल C और स्मॉल h, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्ड लेटर लिया, इन्होंने CL बनाया। जिंक का ZI बनना चाहिए था लेकिन इन्होंने ZN बनाया। तो कुछ ये अलग चीज़ें हो गई यहाँ पर। सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कम फ्रॉम देयर लैटिन या फिर ग्रीक और जर्मन नेम्स रैदर देन इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले वर्ड्स नहीं थे, वो लैटिन थे, ग्रीक थे या फिर जर्मन थे। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन इज़ योर Fe कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम फेरम। तो फेरम जो है वो लैटिन वर्ड है, आयरन का ही लैटिन वर्ड फेरम है, तो Fe जो है वो यहाँ से आया। मरकरी इज़ Hg कहाँ से आया, हाइड्रा एग्राइजोज, तो यहाँ से Hg आया। एंड टंगस्टन जो है वो उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जर्मन से आया जिसका नाम है वोल्फ्रम। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने लैटिन, ग्रीक और जर्मन वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करे थे। अब ये NCERT की आपकी टेबल है, देखो एल्यूमिनियम के अंदर Al यूज़ किया, आर्गन के अंदर Ar, बेरियम के अंदर Ba, बोरोन का सिर्फ B यूज़ किया, ब्रोमीन का Br यूज़ किया, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का यहाँ पर Cl, यहाँ पर थर्ड लेटर लिया था, कोबाल्ट का CO। अब यहाँ पर ये जो है कॉपर का जो वर्ड है Cu, यानी ये जो सिंबल है Cu वो कहाँ से आया, वो आया है कुप्रम से, CuPrUm वाले से। फ्लोरीन का F यूज़ किया। अब यहाँ पर गोल्ड का सिंबल यूज़ होता है AU कहाँ से आया है, ऑरम से, AuRum। सो ये वाला भी आपका एक्सेप्शन हो गया। हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का हमने पढ़ा था अभी फेरम वर्ड का कौन सा था, लैटिन वर्ड था, तो यहाँ से Fe। सो ये भी आपका डिफरेंट हो गया। ऐसी लेड को हम बोलते हैं प्लम्बम, तो प्लम्बम का P और B यूज़ किया है यहाँ पर लेड के अंदर। ऐसे मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का वर्ड यूज़ किया यहाँ पर केलियम। तो पोटेशियम का जो हम K सिंबल यूज़ करते हैं वो कहाँ से आया है, केलियम से आया है। सिलिकन का Si, सिल्वर का अर्जेंटम Ag। सो ये भी आपका डिफरेंट हो गया। सोडियम को हम Na लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, नेट्रियम से, ये भी आपका डिफरेंट हो गया। सल्फ़र का S, यूरेनियम का U एंड जिंक का Zn। सो ये आपको 1 से 20 एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट्स तो याद ही होने चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। और ये कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है, ये आप इनको अच्छे से लर्न रखना कि इनका नाम ये है बट सिंबल हम इसके डिफरेंट लैंग्वेज वाले जो वर्ड्स हैं अदर देन इंग्लिश उनसे बनाए हैं।
सो ये कुछ एक्सेप्शन है, ये आप लर्न रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम में जो न्यूक्लियस है उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जो आपका न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम है और उसके पास वो न्यूट्रल एटम है तो उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर की बात आए तो एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एटॉमिक नंबर अगर आपका सपोज करो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। यानी इसके पास 6 ही क्या है प्रोटॉन और 6 ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आप लर्न रखना कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मास नंबर। मास नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का जो साइन होता है, चार्ज होता है, वो होता है पॉजिटिव, और जो आपका न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं। तो मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, अगर कोई आपको न्यूमेरिकल आ गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, तो मास नंबर आपको गिवन होगा एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर दिए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा तो आपको एटॉमिक नंबर दे रखा होगा तो एटॉमिक नंबर ही क्या हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो वहाँ से आप इसको माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। लाइक कार्बन, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसका मास नंबर क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। नेक्स्ट इज़ योर न्यूट्रॉन्स। वही मैंने बताया कि न्यूट्रॉन को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो मास नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो न्यूट्रॉन्स को निकालने का हम ए माइनस जेड कर देंगे, यानी मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, न्यूट्रॉन आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर ही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ओके, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दे रखे होंगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर आप ए माइनस जेड का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन में जो उसका मास नंबर होता है वो होता है 35 और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 17, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 17। तो यहाँ से न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। अब मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। अब जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, सेम होती है, बट जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो ये जो 2 पॉइंट है ये आप लर्न रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है, देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोटियम। प्रोटियम को हम लिखते हैं, जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर भी क्या है, 1। उसके बाद ड्यूटेरियम को हम लिखते हैं डी से, डी इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1, एंड इसका जो मास नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड ऐसे ही ट्रिटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो देखो एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है बट मास नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट हो रहे हैं। क्यों डिफरेंट हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। देखो फर्स्ट केस में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, मास नंबर माइनस के एटॉमिक नंबर, तो 0 हो गए। इसके अंदर 1 हो गए और इसके अंदर 2 हो गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ऐसे ही आते हैं आइसोबार्स। बार्स से आप मास याद रखना कि बार मास थोड़ा एनालॉजिकल सा है, तो यहाँ पर मास नंबर क्या होगा आपका, सेम होगा, और आप
का एटॉमिक नंबर क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोटोप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। सेम टोटल न्यूक्लियॉन्स, अच्छा इसको अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर आइसोबार्स में एग्जांपल है आर्गन का, आर्गन को हम 2 आइसोबार्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज जिसका एटॉमिक नंबर है 18, यह है आर्गन 18, इसका जो मास नंबर है वो है 40, आर्गन का मास नंबर 40 आता है। ऐसी जो आपका दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ योर कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका भी मास नंबर क्या है 40। सो देखो 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो से डिफरेंट है बट मास नंबर क्या हो गया यहाँ पर सेम हो गया, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, आइसो बार्स बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म आई थी न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि कितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम, उनको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता था, मास नंबर होता था। तो यस, मास नंबर ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अगर आपको कहीं पे भी न्यूक्लियॉन्स दे रखा है यानी वो मास नंबर है। सो मास नंबर एंड न्यूक्लियॉन्स दोनों सेम है एंड दोनों क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो यहाँ पर क्विक रिकैप है कि जो आपका आइसोटोप्स है, सेम एलिमेंट, आइसोबार्स में सेम मास, सेम एलिमेंट मतलब सेम एटॉमिक नंबर, ओके, एंड आइसोबार्स के अंदर सेम मास होगा। यहाँ पर एक डायग्राम में इजीली एक्सप्लेन कर रखा है कि जो आपके आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ पर एलिमेंट सेम होते हैं। देखो हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो सेम है लेकिन तीनों अलग अलग है, और न्यूट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। सेम है आपका आइसोबार्स, आइसोबार्स के अंदर एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट हो जाता है और मास नंबर क्या होता है, वो सेम होता है। यहाँ पर हम एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट लेते हैं और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, आपके डिफरेंट हो जाएंगे। इसका एग्जांपल था आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40। 40 यहाँ पर मास नंबर दिखा रखा है जो दोनों का सेम था। सो ये इजी एक्सप्लेन कर गया पूरा डायग्राम। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये डायग्राम बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। फर्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के हमने 3 पढ़े थे, एक था हाइड्रोजन 1 और 1, सेकेंड था आपका हाइड्रोजन 1 एंड 2 और थर्ड था आपका हाइड्रोजन 1 एंड 3। तो फर्स्ट वन था आपका प्रोटियम। प्रोटियम के अंदर देखो 1 क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मास नंबर क्या होता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर यानी 1 है, यानी एक ही यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है। रेड वाले सपोज करते हैं हम आपके प्रोटॉन्स हैं और ग्रीन वाले आपके न्यूट्रॉन्स हैं। सो फर्स्ट वाले केस में एक ही प्रोटॉन है और एक ही क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से इस तरीके से डायग्राम बन रहा है। सेकेंड इज ड्यूटेरियम। इसके अंदर हाइड्रोजन में आपका एटॉमिक नंबर सेम ही है, 1 है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देखो प्रेजेंट है ऑर्बिट के अंदर, और यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर क्या है आपका मास नंबर, 2 मास नंबर, यानी कि अगर मैं न्यूट्रॉन्स माइनस करूँ, मतलब 2 में से 1 माइनस करूँ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे मेरे, 1 आएंगे। तो एक ही आपका प्रोटॉन है और एक आपका न्यूट्रॉन है, तभी आपका मास नंबर क्या आया है, 2 आया है। थर्ड केस में, ट्रिटियम के केस में आपका मास नंबर 3 है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन और आपके 2 न्यूट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन्स। सेम रिप्रेजेंटेशन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो सेम ही है कि कार्बन जो है उसका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है 6 और उसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, 12 होता है। ऐसे ही ये आपके कार्बन 6, ये भी आपका कार्बन 6, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम बट मास नंबर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कार्बन नंबर 13 एंड यहाँ पर आपका कार्बन नंबर 14। तो इस तरीके से आपके 3 आइसोटोप्स है कार्बन के। सो फर्स्ट है कार्बन का 12, कार्बन का 13 एंड कार्बन का 14। सो ये 2 डायग्राम आपको आइसोटोप्स के एनसीईआरटी में गिवन है। नाउ समरी ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी
थॉमसन ने, प्रोटॉन की करी थी रदरफोर्ड ने एंड न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने। फिर हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले आया था डेल्टन मॉडल, फिर थॉमसन मॉडल हमने पढ़ा था, प्लम पुडिंग मॉडल, फिर रदरफोर्ड का हमने पढ़ा था, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट करके बताया था, और फिर बोहर ने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स और शेल्स के अंदर रहते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखा था शेल्स के अंदर, और फॉर्मूला यूज़ किया था हमने 2n²। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पर शेल के अंदर, मतलब हर शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, वो हम 2n² फॉर्मूला से सीखा था। लास्ट एटॉमिक नंबर पढ़ा और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। Z को हम प्रोटॉन और A को हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी Z आपका एटॉमिक नंबर और A है आपका मास नंबर। फिर हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा और आइसोबार्स के बारे में पढ़ा। सो ये था आपका समरी, एक छोटी सी, कि क्या क्या टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करे। So thank you guys for watching the video, and if you have any doubt please do mention in the comment section. Thank you.